हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी संस्था दर्पण में। तो बताना चाहूँगी कि आज जो क्लास में ले रही हूँ, ये क्लास लेने का पर्पज़ यही है कि आपको इकाई 1 से इकाई 10 तक किस तरह से मैनेज करना है, उस टॉपिक को कैसे समझना है। यानी कि तैयारी आपने स्टार्ट की है, आप इससे रूबरू हैं पहले से, लेकिन अभी फिर से आप एक बार मेरे तरीके से आप समझो पेपर को। प्रत्येक टॉपिक में कितने यूनिट आते हैं, प्रत्येक इकाई में कितने टॉपिक आते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ऑल टॉपिक इकाई 1 से इकाई 10 तक का पूरा समझाने वाली हूँ मैं आज यहाँ पे। और मैं आपको बताऊँ कि इकाई 6 से लेके इकाई 10 तक यदि आपको देखना है तो आपके पास 68 रचनाएं हैं जो आपको आनी चाहिए। और इकाई 5 से लेके इकाई 10 तक की यदि मैं बात करूँ तो 119 रचनाएं हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। अभी हम केवल इकाई 1 की बात करेंगे। यदि मैंने डिवाइड किया इसको तो यहाँ पे 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, ये अलग अलग 6 टॉपिक हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर हिंदी का भौगोलिक विस्तार, फिर तीसरा टॉपिक आता है हिंदी के विविध रूप, फिर चौथा आता है हिंदी का भाषिक स्वरूप, फिर पाँचवा आता है हिंदी भाषा का प्रयोग, ठीक है, उसके विविध रूप, फिर छठवां आता है देवनागरी लिपि। अब इन 6 में से 4 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको आना ही चाहिए। अब वो 4 टॉपिक कौन है मैंने कहा है, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी कहा है कि मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार मैं इसी को और टॉपिक को दिखाना चाहूँ, इकाई 1 के टॉपिक को कि कैसे आपको तैयार करना है। तो मैं आपको ले चलती हूँ मेरे PDF पे। यहाँ पे ये देखिए, ये आ गए, हम इस पे आ गए। ये देखिए यहाँ पे, जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे वही चीज़ें, वहाँ पे मैंने कहा कि 6 टॉपिक हैं, उसी टॉपिक को अलग अलग डिवाइड करके 16 टॉपिक में डिवाइड किया गया, 16 अन्य भागों में डिवाइड किया गया कि आपको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ना है, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के आगे इसके ऊपर आता है अपभ्रंश अपभट्ट पुरानी हिंदी, है ना। ये फिर हिंदी का भौगोलिक विस्तार। अब भौगोलिक विस्तार में क्या आता है, तो इसको पूरा दिखाने का मेरा पर्पज क्या है वो मैं आपको जल्द ही इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को आप स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि यदि आप इसको अच्छे से देखते हैं तो आपका 40% आपका नेट की तैयारी आपकी आज ही हो जाएगी। क्या है, गंदी बात नहीं, क्लास चल रही है ना। तो 40% तैयारी आपकी अभी जस्ट आज हो जाएगी। यदि आपको पूरा वीडियो स्किप करके मत देखना, भगा भगा के मत देखना, एक बार आप टाइम दो मेरे साथ, यदि मैं आपको टाइम दे रही हूँ आज तो ओके। फिर अब ऐसे ही आप पूरा चीज़, जैसे कि हिंदी इसकी आर्य भाषाएं, तो इसमें ये कितने भागों में डिवाइड है आपको पता, ये अब ये चीज़ें आपको कितने भागों में डिवाइड है, कि 3 भागों में डिवाइड है, 4, 5, 6, ये आपको अपने माइंड में आ जाना चाहिए। या तो एक बार पढ़ लीजिए, ये नहीं पढ़े हैं तब भी आपको आना। फिर इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे कि यदि मैं बोलूँ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में, ठीक है, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। ऐसे ही इसको 3 भागों में, पाल प्राकृत अपभ्रंश में, ऐसे अभट्ट अपभ्रंश पुरानी हिंदी हो गया। फिर आ गया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्या आप बता सकते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? यदि आप बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये अलग से टॉपिक आता है भौगोलिक विस्तार। अब भौगोलिक का मतलब पता है आपको, जो दिशाएं हैं, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहाँ जो भी दिशाएं हैं, तो वहाँ पे किस किस तरह की भाषाएं, कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। अब हिंदी के कुछ स्वरूप हैं, वो भी कितने प्रकार में हैं। हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, खंडेय स्वनिम, खंडेतर स्वनिम। फिर हिंदी का ध्वनियों के आधार पर वर्गीकरण, यहाँ से पेपर में आता है प्रश्न। शब्द रचना एक अलग टॉपिक है, यहाँ से पेपर में आता है, ठीक है। ये सब 1-2 बार आ चुका है पेपर में। हिंदी की रूप रचना, देखो एक बार हिंदी की शब्द रचना, फिर हिंदी की रूप रचना, ये सब पेपर में आपके आते हैं। फिर हिंदी का वाक्य रचना, फिर हिंदी भाषा का प्रयोग। अब हिंदी भाषा का प्रयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें एक राजभाषा हो गया जो कि बहुत पेपर में आता है, राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, बाकी का छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अब इसमें एक टॉपिक आता है आपका ये संवैधानिक स्थिति, और एक आता है ये देवनागरी लिपि। ये देखिए 16 टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको इकाई 2 बताने से पूर्व, इकाई 2 में क्या क्या है बताने से पूर्व, मैं आपको एक मेरे द्वारा जो समझाया गया PDF है, जो चीज़ मैं समझती हूँ, ठीक है। मैंने डिवाइड किया था कि आप मेरे को 6 टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। देखो वहाँ पे मैं गई तो 16 टॉपिक अलग अलग हो गई, ठीक है। अभी इकाई 2 की बात करूँ तो ये भी ना 2 भागों में डिवाइड है। एक तो पद्य खंड है, दूसरा गद्य खंड है।
यदि मैं पद्य खंड की बात करूँ तो ये भी आपके 5 भागों में डिवाइड आपको मिलते हैं। एक तो पहला हिंदी साहित्य उस इतिहास दर्शन हो गया, दूसरा हिंदी का साहित्य का काल विभाजन आदिकाल नामकरण, फिर तीसरा भक्ति काल आ जाता है, फिर चौथा आपका आ जाता है रीति काल आ जाता है, पांचवा आधुनिक काल है। ठीक है, अब आधुनिक काल के भी अलग अलग खंड है। एक तो आपका ये भारतेंदु मंडल, भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद आता है सी नंबर पे, डी नंबर पे प्रगतिवाद, फिर इसके बाद ई नंबर पे मैंने प्रयोगवाद नई कविता को रखा, फिर एफ नंबर पे मैंने समकालीन कविता को रखा। टोटल 7 चीज़ें हैं जो कि आपका हिंदी का पद्य खंड है, ये जहाँ से पढ़ना है। फिर इधर हिंदी का गद्य खंड जब आता है तो अलग से आपको हिंदी उपन्यास पढ़ना है, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें अलग अलग टाइप की डिवाइड हैं। देखो, हिंदी निबंध है, हिंदी आलोचना है। अब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि ना महत्वपूर्ण हो, महत्वपूर्ण सब है, लेकिन जब आप किसी के सानिध्य में रह के तैयारी करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि यहाँ ये पेपर में आता क्या है प्रश्न। ये जो टॉपिक इतना बड़ा है, इसमें कितने ये इसका भी अलग अलग डिवाइड रूप है। ये तो एनटीए ने पूरा आपको दे दिया है ऐसे करके, इसका भी आगे आप चल के देखोगे ना तो सबका आपको अलग अलग विस्तार मिलेगा देखने के लिए। प्रवासी साहित्य हो गया तो इसका भी अलग विस्तार है। ठीक है, अब पहले मैं आपको इकाई 2 दिखाती हूँ कि कैसे आपको तैयार करना है। इकाई 2 में आपने देखा कि 7 टॉपिक हैं पूरे गद्य खंड के, 7 टॉपिक हैं पद्य खंड के, तो 14 टॉपिक आपके ये हो गए। ठीक है, 14 टॉपिक आपके ये हो गए। और मैं अभी आपको क्या बताई, जब मैंने क्लास को स्टार्ट किया मैंने कहा कि 119 टॉपिक हैं आपके पूरे किसमें। ठीक है, 119 टॉपिक हैं, सॉरी 119 टॉपिक आपके आते हैं पूरा इकाई 5 से लेकर के इकाई 10 तक में। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार इकाई 2 बताती हूँ कि कैसे आपको इकाई 2 देखना है। अभी देखिएगा, ठीक है, वहाँ मैंने केवल 7 टॉपिक बताया ना। जब हम इकाई 2 में आते हैं यहाँ से तो अब पूरा अलग अलग फिर से डिवाइड है। इकाई 2 का देखिएगा, हिंदी पहला आ गया हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, ये भी आपके 4 भागों में डिवाइड है। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ भी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन नामकरण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका। फिर आदिकाल का समय काल आ गया, फिर आदिकाल की विशेषताएं, उसकी प्रवृत्तियाँ। फिर अब इसके अंतर्गत और अलग अलग टॉपिक डिवाइड मिलते हैं आपको। रासो साहित्य आता है आदिकाल के अंतर्गत। फिर ठीक है, अब हिंदी साहित्य का जैन साहित्य है, नाथ साहित्य है, नाथ सिद्ध दोनों हैं। अमीर खुसरो को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, उनकी कविता को, विद्यापति और उनकी पदावली को अलग से पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से वहाँ मेंशन नहीं है, बातें हैं लेकिन वो एनटी के द्वारा दिया गया पीडीएफ है। थोड़ा सा आप इसको डिवाइड करके पढ़ो, पूरा अलग अलग करके देखो ना, तो कैसे आपको ये अलग अलग टॉपिक निकल के आते हैं। लौकिक साहित्य हो गया, ठीक है, ऐसे ही भक्तिकाल हो गया। तो भक्तिकाल में हमने वहाँ पे केवल एक ही टॉपिक रखा कि भक्तिकाल पढ़ना है, लेकिन अब यहाँ पे भक्तिकाल के लिए आप देखेंगे टोटल आपको 6 टॉपिक मिलते हैं। क्या 6 के 6 टॉपिक आपको तैयार हो जाएंगे, क्या आपको याद रहेगा? यदि इसमें से मैं कोर्स में ऑलरेडी आपको बताऊंगी एक बार आकर के पूरा कि कोर्स में कि कैसे आपको क्या चीज़ें तैयार करनी है, क्या आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। लेकिन एक डेमो टाइप का क्लास कहते हैं ना, कि मैंने बहुत पहले इसको एनालिसिस किया था, ये चीज़ यानी कि क्या बोलते हैं सिलेबस को, बहुत पहले 4 साल पहले मैंने इसको किया था। पहली बार मैं फिर से एक बार सिलेबस से आपको रूबरी करवा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जैसे कि एक बात मैं बोलूँ तो एक ये वाला, एक भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय, ये बहुत आता है। एक निर्गुण सगुण कवि का ये वाला महत्व, लेकिन इसके बाद भी चीज़ें बहुत यहाँ पे हैं जो टॉपिक हैं जो आपके पेपर में आते हैं। ऐसे रीत काल हो गया, ठीक है। अब देखिए रीत काल के बाद आधुनिक काल। अब आधुनिक काल का देखिएगा, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हर बार पेपर में पेपर में आता है। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि यहाँ से आता क्या है तो शायद ही आप बता पाएँ, शायद ही आप बताने का सामर्थ्य रखते हो कि यहाँ से आता क्या है। खैर मैं जो कोर्स में है उनको प्रिपेयर करूँगी, लाइव ले करके प्रत्येक को बताने का प्रयास करूँगी, तो कोई एक बंदा आएगा तो उससे अन्य भी सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य का क्या इतिहास रहा, फिर 1857 के बाद क्या रहा इसका हिंदी गद्य का विकास, फिर आता है प्रॉपर। अब चौथे नंबर पे आपका आता है भारतेंदु, ठीक है। फिर भारतेंदु की पत्रकारिता के बारे में है, फिर थोड़ा सी आधुनिकता की अवधारणा हो गया, इसके बाद द्विवेदी युग आ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अभी चीज़ें आपकी क्रम से इस तरह से आ रही हैं। अब यहाँ भी पढ़ना क्या है, अपने आप में उसकी एक अलग विशेषता है,
ठीक है, यदि मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट देना चाहूँ यहाँ पद्यखंड में, तो पहली बात तो आपने देखा कि कवि उसकी प्रमुख रचनाएं, उसकी कवि की प्रथम रचना, कवि की अंतिम रचना, कवि की प्रथम ऐसी कौन सी रचना जिसको प्रथम पुरस्कार मिला था, फिर कौन सी रचना को क्या क्या पुरस्कार मिला, रचनाएं किसमें संकलित हैं, कितने भागों में हैं, साथ में इसकी प्रवृत्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। विशेषताएं तो हैं ही, प्रवृत्तियां विशेषताओं में अंतर होता है। प्रवृत्तियां का मतलब होता है लाइव कास्ट, ठीक है। विशेषता आप बताएंगे पूरे छायावाद को लेकर के, पूरा छायावाद जब एक साथ आ जाएगा तो विशेषता बता निकाल देना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं। प्रवृत्तियां होता है जब लाइव कोई चीज़ चल रही होती है, जैसे कि अभी आप मुझ में कोई विशेषताएं बताना चाहें तो एक साल की पूरी बात की विशेषता बता देंगे कुछ भी, लेकिन अभी आपको कोई प्रवृत्तियां बताने के लिए बोले तो आप मेरा पूरा अभी जो लाइव चल रहा है ना हाल ही में, आप उसको बताने का प्रयास करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये पूरे अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है। अभी देखो, अब वहाँ पे पूरा ये पूरी चार चीज़ें हिंदी उपन्यास और एक ही लाइन में पूरे को रख दिया गया। जब इसको थोड़ा आप डिवाइड करते हैं तो इसकी अवधारणा आपको निकल के आती है ये क्या चीज़ है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास क्या कौन से लिखे गए, अब प्रश्न आपको अलग से निकल के आएगा। फिर प्रेमचंद्र के युग में कितने उपन्यासकार आते हैं, कब कब क्या उपन्यास लिखे गए, फिर प्रेमचंद्र के परवर्ती यानी उन्हीं से लगे हुए उपन्यासकार कौन कौन थे। बाकी 2000 के बाद के आगे का आपको उपन्यासकार नहीं बताना है। ऐसे कहानियाँ रहता है तो उसका भी देखो, मैंने इधर 2 टॉपिक में, इधर भी 2 टॉपिक में, ऐसे अलग अलग डिवाइड, हर चीज़ अलग अलग डिवाइड है, ठीक है। निबंध है तो अलग अलग, यहाँ पे द्विवेदी युग, फिर भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद उत्तर, ऐसे ही आलोचना हो गया। ऐसे हिंदी गद्य की अन्य विधाओं में ऐसे 7 विधाएं आपको पढ़नी है। अभी ये कौन कौन पढ़नी है, अभी मैंने इसका PDF में ऑलरेडी मैंने मर्ज करके रखा है कि पढ़नी कितनी है। प्रवासी साहित्यकार आते हैं तो कितने प्रवासी साहित्यकार हैं, वो भी 6 प्रकार के हो गए, ठीक है। अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, खाड़ी देश के हैं, ब्रिटेन के हैं, रूस के हैं, कुछ अन्य प्रवासी हैं जैसे कि मार्सिस के अभिमन्यु अनंत हैं, तो उनका बार बार पेपर में जिक्र हो ही जाता है। ऐसे ही देखेंगे इकाई 3 आ जाता है, तो ये भी पूरा अलग अलग है, ये भी आपको पूरा अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे चीज़ें एकदम पूरा एक साथ है ना, क्या बोलते हैं, भूसा जैसे पूरा एक साथ समाहित है। जब आप इसी टॉपिक को, इसी सिलेबस को थोड़ा डिवाइड अलग अलग करके बांट करके, या कहें कि कहते हैं ना कि जब कोई बात ना समझ में आए तो उसको तोड़ कर पढ़ो, मतलब कोई बहुत बड़ा वाक्यांश है यदि जुड़ा हुआ है और नहीं समझ में आता है तो उसको आप तोड़ तोड़ कर पढ़ें। जैसे कि संस्कृत में आपने देखा होगा कि अक्सर टीचर तोड़ तोड़ के बताते रहते बच्चों को समझाने के लिहाज से, तो वैसे यहाँ भी है। यदि आप उन्हीं सिलेबस को थोड़ा सा आप क्या करेंगे कि उसको अलग अलग कर देंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएंगी। ये देखो यहाँ जैसे मैंने अलग अलग किया ना पूरा, अब वहाँ पे एक ही था प्रमुख संप्रदाय सिद्धांत, अब आपको रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, अब ये सिद्धांत, संप्रदाय सिद्धांत, अब ये विस्तार टॉपिक है, ये एक साथ टॉपिक आता है पूरा वहाँ पे, यहाँ पे अलग अलग टॉपिक जाके रखा गया है, ठीक है। ऐसे ये पूरा हो गया। ऐसे अब मैं आपको थोड़ा सा मेरा वो भी दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो पहले यहाँ मैंने वहाँ पे 3 टॉपिक्स को डिवाइड किया था, ठीक है, कि 3 टॉपिक में ऐसे कि पहले पूरा वैचारिक पृष्ठभूमि आ जाती है यहाँ तक करके, इसके बाद पूरा आता है दर्शन, मैंने दूसरा इसको डिवाइड किया था, मतलब शॉर्ट में मैंने इसको कैसे तैयार किया मैं आपको मेरा चल के दिखाती हूँ भी। फिर तीसरा टॉपिक वाद करके, ठीक है, यहाँ से वाद चलता है, तो मैंने उसको पूरा मतलब केवल मैंने 3 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है, मैंने 3 भागों में। यहाँ पे यही टॉपिक आपको 14 इधर और अस्मिता मूलक विमर्श अलग से आता है, दलित अलग से पढ़ना है, अब स्त्री अलग से, आदिवासी अलग से, अल्पसंख्यक अलग से, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आपको अलग अलग डिवाइड होती हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जब इसको सिलेबस को आप लेके बैठो ना तो कम से कम आपको 2 घंटे का टाइम आपको पूरा सिलेबस लग जाता है देखने में, ठीक है। मैं यहाँ आपको दिखा रही थी कि इसको आपको किस तरीके, देखो अलग अलग ये 6 पाश्चात्य आचार्य हैं। अब थोड़ा सा सिलेबस पे आप लिखो मेरी तरह। आज मैं अपनी कुछ पोल खोल रही हूँ, मैंने यहाँ बताया था कि 2000 मतलब इकाई 2 के लिए, अब इकाई 5 से इकाई 10 तक के लिए मैंने कहा कि 119 रचनाएँ टोटल हैं, इकाई 6 से इकाई 10 तक केवल 68 रचनाएँ हैं। अब साहित्य शास्त्र जब आता है तो इधर भी देखेंगे आप, ये अलग से 4 टॉपिक है, फिर इधर से ये 6 सिद्धांत हैं जो पाश्चात्य विद्वानों के अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। फिर साथ में इधर मैंने इसको ले लिया था ये 3 टॉपिक मात्र, एक ये वैचारिक पृष्ठभूमि का, दूसरा ये दर्शन का,
तीसरा ये वाद मार्क्सवाद मालूमिस्ट, सब ये वाद वाले हैं। यहाँ पे एक चौथा टॉपिक और आता है आपका अस्मिता मौलिक विमर्श भी आता है साथ में। अब इकाई 5 में 50 या 51 रचनाएं टोटल हैं। अब इधर भी ना ये बहुत आसान है, किसकी रचनाएं कितनी हैं। तो यहाँ से 10 तक जो ये है ना, 11 तक कभी हो, तो सबकी एक एक रचनाएं लगी हैं। इसके बाद सभी की रचनाएं किसी की 2 हैं, किसी की 3 हैं, किसी की 4 है, किसी की 5 है, इस तरह से। तो टोटल ये 50 51 जाती हैं। टोटल कभी कितने हैं? 21 हैं। कभी टोटल 21 है यहाँ पे, लेकिन रचनाएं कितनी हैं? 50 या 51 के करीब रचनाएं पूरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ये भी मैंने ग्रुप में डिस्कस करना है कि आपको कौन कौन सी रचनाओं पर विशेष ध्यान देना है, किसकी कविता पढ़ के रखनी है, क्या क्या आपको मतलब है। पीडीएफ आपके पास पहुँच गया, लेकिन अभी तब भी आपको नहीं लग रहा कि क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ छोड़ें। देखो यहाँ मैंने किया भी है, इकाई 6 से इकाई 10 तक 68 रचनाएँ टोटल आपको पढ़नी है। इकाई हिंदी में 13 उपन्यास है। ऐसे ही कहानी की बात करूं जब, तो 21 कहानियां हैं यहाँ पे। पूरी 21 कहानी है ये, ठीक है। ये 21 कहानी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 10 नाटक हैं, ऐसे ही 10 निबंध हैं, और 14 रचनाएं आपकी इकाई 10 में आती हैं, ठीक है। तो अब ये अभी तो यहाँ पे कुछ आपको दिख नहीं गा। जब मैं तो पूरा लिख के पढ़ लेती थी, इनका जन्म समय, रचना का टाइम, समय, प्रकाशन वर्ष, फिर यहीं पे रचना कितने भागों में है, कितने खंडों में, कितने अनुच्छेदों में, फिर थोड़ा सा पात्र का पहला नाम। ये मेरा रिवीजन का ये तरीका था। ऐसे सब पूरी रचनाओं का, पूरे जो भी मतलब मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं और जो लगे मुझे, मैंने सबका इधर ही पूरा, ये आपको इधर ना, जैसे यहाँ पे पेज दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई पेज आपको खाली, जैसा मेरा पूरा पेज आपको दिख रहा है ना, कोई पेज आपको खाली देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहला काम कीजिए। अब तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल पहले सिलेबस को देखिए, सिलेबस को समझिए, सिलेबस के शब्दों को समझिए कि क्या पूछ क्या रहा है। आपको वो चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो आपके लिए न्यू है। यहाँ पढ़ा था आपने, थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है या किसी के गाइडेंस की आवश्यकता है। देखो इस बार आप ये गलती मत करो कि फिर से यार मेरा तो 95 परसेंटाइल ही था, तो मैं फिर से क्यों ना आ जाऊँ, क्यों कहीं पढ़ूँ मैं। ये गलती मत करो आप। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी के साथ रह के तैयारी करना है, तो आप बिल्कुल उसके साथ जुड़ो, बढ़िया तैयारी करो। कोई भी हो, कोई भी यूट्यूब पे जो भी अच्छा पढ़ाता हो आपकी नज़र में, ठीक है ना। तो ये एक मैंने सिलेबस बताने का प्रयास किया कि सिलेबस आप थोड़ा सा देखो, डिवाइड रूप उसको देखो, ठीक है। जिस तरह वो तो आप, ये तो सबके पास होता है, ये वाला, ये एनटीए वाला ना, ये सबके पास होता है। इस तरह डिवाइड करके पढ़ो, इस तरह से ये इस तरह से पूरा इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे जो है ना, यहाँ पे एक एक चीज़ें अलग अलग आपको बिल्कुल मिलेंगी। वहाँ पे पूरा लिखा रहता है ना एकदम ऐसे पूरा, तो आपका ध्यान नहीं जाता उस पर। जब यही चीज़ें आपको अलग अलग करके आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये भी टॉपिक है, ये भी टॉपिक है, ऐसे करके, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि यहाँ पे छोड़ना क्या है। अभी आपको ये समकालीन कविता, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, फिर समकालीन के साथ साथ हिंदी नवगीत कविता है, वो एक नया टॉपिक है, वो भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें, इस तरह से आपको तैयार करनी है। ओके, सिलेबस समझ में आ गया तो मान लीजिए कि आपका 40%, मैंने कहा ना कि 40% आपका तैयार हो गया। आप सिलेबस को पढ़ते पढ़ते यार बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिलेबस कोई बार से पलटना पड़े। जैसे कोई पेपर है, कोई टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट का ये बात पता होना चाहिए कि वो पेपर, वो क्वेश्चन किस यूनिट के किस टॉपिक से आया हुआ है। इतनी समझ आपके अंदर आ जानी चाहिए। ओके, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन प्रेस करके रख लें। और मैंने कहा है कि आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका पेमेंट केवल 1000 रुपये है, और फ़ोनपे गूगल पे करके या फिर मेरे ऐप पे जाके डायरेक्ट पेमेंट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत बार आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया है कि वहाँ पे लाइव क्लास है, और PDF है, मॉक टेस्ट है, मॉडल पेपर है, पेपर 1 फ्री आपको मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ें कोई ऐसा ऑनलाइन मंच होगा जो आपको प्रोवाइड करता होगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो मौका है अभी दिसंबर तक के लिए कि नेट करके भी आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, तो आप ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाएं और इसको आप डिले ना करें। धन्यवाद।